नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की बात आ रही है, वो भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर टैंक को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत का नया लाइट टैंक जोरावर इस साल के अंत तक LAC के साथ लद्दाख सेक्टर में परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल DRDO और निजी क्षेत्र की फर्म L&T के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा लाइट टैंक जोरावर इस पर तेजी से काम चल रहा है और इसे उच्च ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं जो कि LAC की बिल्कुल करीब है, वहां पर इनका परीक्षण किया जाएगा। और एक बार दोस्तों ये टैंक तैयार हो जाते हैं, उसके बाद इन टैंकों का जो यूजर ट्रायल है उसे सेना के द्वारा किया जाएगा। अभी मौजूदा 59 टैंकों का ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर को 600 टैंकों तक ले जाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कच्छ के रण और रेगिस्तानी इलाके में भी इन टैंकों का उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है, जहां ये काफी हाई स्पीड से चल सकते हैं, क्योंकि चाइना ने दोस्तों अपने लाइट टैंकों को ही LAC पर तैनात किया है, जो कि तुरंत तेजी से कहीं भी मूव हो जाते हैं और काफी तेजी से ये प्रतिक्रिया देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिका लंबी दूरी की क्षमता वाली तोपें, इन्फेंट्री व्हीकल्स और जेट इंजन के साथ में निर्माण करने पर बातचीत शुरू कर चुके हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी कई खतरनाक हथियार दोनों देश मिलकर तैयार करेंगे, जिसमें कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। और भारत और अमेरिका के द्वारा निर्मित होने वाली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली तोपें काफी ताकतवर होंगी, जो कि दुश्मनों को एक बड़ा जवाब देंगे। इसके अलावा जेट इंजन का निर्माण भी दोनों देश मिलकर साथ में करेंगे। और दोस्तों ICET इसीलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के उनके समकक्ष जैक सुल्लिवन ने इस साल की शुरुआत में ICET की शुरुआत की थी। इसके अलावा कुछ इस तरीके के हथियार भी बनाए जाएंगे जो कि मानव रहित होंगे, जिनमें कि दोनों देशों की तकनीक लगाई जाएगी और ये बेहद घातक होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों देश का डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 2022-2023 में भारत का रक्षा उत्पादन का स्थायी आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों ये आंकड़ा भी तभी बढ़ रहा है जब निजी क्षेत्र की जो डिफेंस यूनिटें हैं वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसी वजह से ये बढ़ोतरी आने वाले समय में और होगी। इसके पहले वाले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रक्षा उत्पादन 95,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार लगातार रक्षा मंत्रालय और उससे जुड़ी यूनिटों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि चुनौतियों को दूर करके देश में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में बाकायदा MSMEs और स्टार्टअप्स की भागीदारी को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ये जो डिफेंस उपकरण है उनका स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों छठी कलवरी क्लास की जो सबमरीन है INS वाक्षित, उसने अब अपने मेड इन सी ट्रायल शॉर्टेज शुरू कर दी है और ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की गई है, जिसे कि माझगांव डॉक बिल्डर ने फ्रांस की फर्म नेवल ग्रुप के साथ मिलकर से तैयार किया है। और इस पनडुब्बी का अब सी एक्सेप्टेंस ट्रायल भी होगा, जिसके बाद 2023 के अंत में इसे भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अनुरोध किया है कि वो 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन्स को खरीदेगी, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम और भारत निर्मित जो कंपोनेंट्स हैं वो अधिक से अधिक हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल से बहुत सारे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि भारतीय वायुसेना के लिए नया फाइटर जेट ऑर्का आने वाला है। दरअसल जैसे कि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में आपको ये बताया था कि जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ऑर्का फाइटर जेट प्रोग्राम जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो अब सोर्सेस हैं यानी कि सूत्र हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि इंडियन एयरफोर्स अब पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 और AMCA पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसे बढ़ावा मिल सके और इन 2 स्वदेशी फाइटर जेट्स को ही भारतीय वायुसेना प्राथमिकता देगी बजाय ऑर्का के। वहीं जो TEDBF प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, जिसके आधार पर ऑर्का बनाया जा रहा है, इसकी 45 यूनिट्स का ऑर्डर इंडियन नेवी देगी, जिसे कि 2040 तक 100 यूनिट्स का किया जाएगा। लेकिन भारतीय नौसेना अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसके मंजूरी का इंतजार कर रही है और करीबन 13,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसके लिए की जाएगी, जो कि अमूमन उतना ही है जितना कि AMCA के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं उसी के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने जागवार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स को 2027 से रिटायरमेंट करना शुरू कर देगी और इसकी शुरुआत पहले स्क्वाड्रन से की जाएगी। इसके बाद अलग अलग चरणों में इन फाइटर जेट्स को रिटायर किया जाएगा। ये पूरे फाइटर जेट्स 2035 तक रिटायर हो जाएंगे। करीबन भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 80 जागवार स्ट्राइक फाइटर जेट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं और इन्हें तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से बदला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि P-17A नीलगिरी क्लास की जो स्टेल्थ फ्रिगेट है
उसमें स्पेनिश फर्म इंद्रा का हाईली एडवांस लैंजा एंड रडार इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये कंपनी भारतीय नौसेना के P-15A कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, P-15B डिस्ट्रॉयर में भी इन्हें इंटीग्रेट करेगी। और यही नहीं, इस बात की भी संभावना है कि इस रडार को इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में भी इंस्टॉल किया जाएगा। लैंजा N3D जो रडार है, इसका प्राथमिक काम सर्विलांस करना है और इस रडार की क्षमता 500 किलोमीटर तक है। और यही नहीं, यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना की एक और हरकत सामने आई है जिससे कि आप जान पाएंगे कि चाइना की मंशा बिल्कुल साफ है। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन की एयरफोर्स ने भारतीय सीमा के पार तिब्बती पठार पर अपने लड़ाकू विमानों और जो बॉम्बर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है। और इस तरीके से ये जो बढ़ती हुई तैनात की है, ये कहीं ना कहीं सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है, खास करके भारत के लिए भी। दरअसल चाइना दोस्तों तिब्बत में अपनी सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है ताकि वो यहाँ से भारत पर प्रेशर डाल सके, और इसीलिए वो यहाँ पर इस तरीके के रणनीतिक कदमों को उठा रहा है। फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनात की चाइना की आक्रामक परियोजना और अपनी ताकत को दिखाने वाले चीन के इरादे को दर्शाती है। वैसे ही भारत और चाइना के बीच संबंध बहुत नाजुक स्थिति पे है और इस तरीके के डिप्लॉयमेंट से दोनों देशों के बीच टकराव और जोखिम भी बढ़ सकता है। दोनों देश एक दूसरे पर क्षेत्रीय घुसपैठ और उकसाने वाली कार्रवाई का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन तिब्बत में इस तरीके के डिप्लॉयमेंट से वाकई में दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा कड़वाहट पैदा होगी। हालांकि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना जिस तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है वो उसकी मंशा को साफ दिखाता है कि वो भारत पर प्रेशर बनाने की तैयारी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक खबर सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि म्यांमार की मिलिट्री ने 2021 में तख्ता पलट के बाद $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट के मुताबिक ये खरीद म्यांमार की सेना ने उस पर लगी पाबंदी के बाद खरीदे हैं। ज्यादातर हथियार उसने रशिया, चाइना, सिंगापुर की कंपनियों से खरीदे हैं। इसके अलावा भारत का नाम भी यहाँ पे जोड़ा गया है। भारत की कंपनियों से भी म्यांमार की सेना ने पिछले 2 सालों में 420 करोड़ रुपए के हथियारों और उससे जुड़ा सामान खरीदा है। यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ हिंसा करने के लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ देश बिना रुके इनकी सेना को हथियार पहुंचा रहे हैं। दरअसल म्यांमार की सेना को हथियार देने के मामले में रशिया सबसे आगे है। उसने अब तक म्यांमार को 4,000 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए के हथियार चाइना से उसने खरीदे हैं। जबकि भारत सरकार ने कहा कि हथियार देने का समझौता पिछली सरकार में हुआ था। वहीं $1 बिलियन में से करीबन $947 मिलियन के हथियारों की डील सीधे म्यांमार की सेना से जुड़ी कंपनियों के साथ की गई है। इसका मतलब ये है कि हथियार सप्लाई करने वाले देशों को पता था कि वो सीधे वहां की सेना के साथ डील कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज भारतीय नौसेना ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। दरअसल MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डिस्ट्रॉयर आइनस कोलकाता पर पहली बार लैंडिंग की है। यह भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जापान इस साल ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस सम्मेलन का जो मेन फोकस है वो 2 देशों पर होगा, चाइना और रशिया। इस सम्मेलन में अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि G7 के भीतर चीन को लेकर विभाजन तक प्रतीत हो रहा है। G7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इटली चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं जापान के एक प्रोफेसर ने बताया कि G7 ग्रेट पावर कंपटीशन से कैसे निपटा जाएगा, इसीलिए आर्थिक सुरक्षा, संवेदनशील तकनीकों से निपटने के तरीकों पर ध्यान देना होगा। यही नहीं, इसके अलावा जापानी प्रोफेसर ने बताया कि सब कुछ ग्रेट कंपटीशन का हिस्सा है जो अमेरिका, रूस और अमेरिका चीन के बीच चल रहा है। और हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी ने पिछले महीने बीजिंग का दौरा भी किया था और यूरोपीय यूनियन से अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने का आह्वान किया था। यानी कि दोस्तों, मुद्दा तो रशिया और चाइना पर रहेगा, लेकिन आपस में G7 के देशों के जो संबंध है कुछ देशों के, वो चाइना के साथ मजबूत है। तो ऐसे में पूरी तरीके से चाइना पर टारगेट नहीं किया जा सकता है। वहीं जापान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने की योजना बना रहे हैं और वो रशिया के ऊर्जा और निर्यात को टारगेट करेंगे। यानी बहुत कुछ दोस्तों गड़बड़ चल रही है आपस में, लेकिन देखते हैं सम्मेलन में क्या क्या पॉइंट्स सामने आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और यूक्रेन को लेकर आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री जापान के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन कुछ खबरें सामने ये आ रही है कि
पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात कर सकते हैं। बाकायदा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए एक कार्यक्रम भी रखा गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात के एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान युद्ध के कारण बने हालात और शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयासों को लेकर चर्चा हो सकती है। और दोस्तों यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह पहली मुलाकात होगी। यही दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में आयोजित क्वाड सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये अभी तक के डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।